सो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जब अपन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बहुत सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। वो इम्प्योरिटीज़ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कोलॉइडल सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इनको हटाने के लिए, इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए अपन यूज़ करते हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन। हालांकि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ट्रेसेस ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इसेंशियल फॉर स्टेबिलाइजेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन होना ही चाहिए, अदरवाइज वो कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल नहीं होता, वो सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशन के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोलाइट से आता है, और वो चार्ज जब एक कोलॉइडल पार्टिकल नेगेटिव चार्ज और उसी सॉल्यूशन का दूसरा कोलॉइडल पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों आपस में रिपेल करते हैं, और रिपेल करेंगे तो वो स्टेबल रहेगा। कोलॉइडल सॉल्यूशन वो आपस में एक साथ मिलेंगे नहीं और सेटल डाउन नहीं होंगे। ये देखेंगे अपन ओरिजिन ऑफ चार्ज इन कोलॉइडल पार्टिकल। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड में सबसे पहली मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस आपने नाम सुना होगा। डायलिसिस वो फंक्शन है जो एक ह्यूमन बॉडी में किडनीज परफॉर्म करती हैं, ह्यूमन की किडनी परफॉर्म करती हैं। बेसिकली डायलिसिस होता क्या है? तो डायलिसिस इज सेपरेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड फ्रॉम कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, तो कोलॉइड से क्रिस्टलॉइड को अलग करने की प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। अब क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड वो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं जो घुलती हैं, सॉल्युबल है, ऑल दी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वेदर इट इज़ आयनिक और नॉन आयनिक। जैसे एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में शुगर प्रेजेंट है तो शुगर क्रिस्टलॉइड है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में सॉल्ट प्रेजेंट है, उसके आयंस प्रेजेंट है, तो वो क्रिस्टलॉइड है। तो सारी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहलाती है क्रिस्टलॉइड। कोलॉइड्स आप जानते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड जो कोलॉइडल पार्टिकल, तो इन दोनों को सेपरेट करने की प्रोसेस ही डायलिसिस है। तो डायलिसिस में अपन करते क्या है? डायलिसिस में एक असेंबली है, यहाँ पर एक डायलाइजर बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट या वो अपरेटस जिससे डायलिसिस आप परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं डायलाइजर। जैसे किडनी, जिनमें रीनल फेल्यूर होता है, जिनमें किडनी फेल हो जाती है, तो उनमें ब्लड में से इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को ही हटाया जाता है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कौन सी? यूरिया हुआ, आपका सॉल्ट हुए, इन सबको रिप्लेनिश किया जाता है, एक्सेसिव अमाउंट हटाई जाती है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये बेसिकली डायलिसिस की एक प्रोसेस है। इसमें एक पॉट दिया है, इस पॉट के अंदर एक बॉटल देख रहे होंगे आप, बॉटल सी दिख रही है। इस बॉटल का जो बॉटम है, ये बॉटम टूटा हुआ है। इस बॉटम के ऊपर अपन ने एक डायलिजिंग मेम्ब्रेन बांधी है। अब ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? डायलाइजिंग मेम्ब्रेन या तो कोई एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, जनरली यूरिनरी ब्लैडर की मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, या फिर पार्चमेंट पेपर हो सकता है। पेप टाइप का पेपर है पार्चमेंट पेपर, आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा, इस असेंबली में यहाँ पर एक इनलेट और एक आउटलेट दिख रहा है। यहाँ पर ये वाटर का इनलेट है, फ्रेश वाटर इनलेट होता है बॉटम से, और ऊपर से फ्रेश उसी वाटर का आउटलेट है, वो पानी बाहर निकलता है। अब होता क्या है? डायलिसिस बेसिकली एक तरह का डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न किसका? जो क्रिस्टलॉइड है, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ये अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाती है। जैसे ऑस्मोसिस में हो रहा था, ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा होता है इसमें। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते थे, वहाँ पर पार्टिकल मूव नहीं करते। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते थे फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स कौन सी? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर से लोअर जो होता है उसको डिफ्यूजन बोलते हैं अपन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डायलिसिस में बेसिकली डिफ्यूजन होता है आयोनिक सब्सटेंस का। तो आयोनिक सब्सटेंस कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाते हैं? अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। ये जितना अपने को इम्प्योरिटीज़ निकालना उतनी देर तक अपन डायलिसिस करते हैं, जितना ऑप्टिमम लेवल अपने को रखना है उतनी वो जब अटेंड कर लिया जाता है तो इस बॉटल को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर बीच में कोलॉइडल सॉल्यूशन भरते हैं, इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भर के नीचे डायलिसिंग मेम्ब्रेन है, यहाँ से अपनी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ बाहर डिफ्यूज़ होंगी। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो है। जब तक डिफ्यूज़न अपने को करवाना है तब तक अपन इस बॉटल को अंदर असेंबली में रखेंगे। और फ्रेश वाटर इनलेट इसलिए है ताकि यहाँ इस अंदर की और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो, इसलिए कंटिन्यूसली पानी को अंदर फ्रेश वाटर इनलेट के फ्रेश वाटर इंट्रोड्यूस कराया जाता है और बाहर निकाला जाता है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट मेंटेन रहे। क्योंकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में जितना डिफरेंस रहेगा उतनी ही प्रोसेस फास्ट होगी। क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट बाहर वाले पॉट में आता जाता है, वैसे वैसे इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने लगती है। कॉन्सेंट्रेशन जैसे बढ़ेगी तो डिफ्यूजन की स्पीड भी घटती जाती है। इस स्पीड को
बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो कंटिन्यूसली इसके आसपास फ्रेश वाटर ही मेंटेन रखते हैं। और प्रैक्टिकली ये प्रोसेस बहुत स्लो है, मतलब आप हार्डली 100 ml कोलाइडल सॉल्यूशन को डायलाइज करेंगे तो आपको 1 या 2 दिन लग सकते हैं। इसीलिए इस डायलिसिस को फास्ट करने के लिए जो दूसरी मेथड है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या कराते हैं, डायलिसिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड कराते हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में डायलिसिस कराते हैं। अब कैसे, क्योंकि अपन जानते हैं वैसे ये इलेक्ट्रोडायलिसिस तभी प्रोसेस को फास्ट करता है जब आपकी इम्प्यूरिटीज़ आयनिक है। अगर उसमें बहुत सारी आयनिक इम्प्यूरिटीज़ है तो आयनिक इम्प्यूरिटीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, आयनिक इम्प्यूरिटीज़ है तो अपन उसके आसपास इलेक्ट्रोड लगा देते हैं बैटरी से। इस इलेक्ट्रोड को मान लो पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया बैटरी का और इसको नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, तो जो आयन्स हैं अंदर, मान लो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, तो ये जो आयन्स हैं ये आयन रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर जाती है। सोडियम आयन पॉजिटिव की ओर जाएगी और क्लोराइड आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। क्लोराइड आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी और सोडियम आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस फास्ट होती है। तो डायलिसिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो ये जो प्रोसेस जो 2-3 दिन में बिना इलेक्ट्रोडायलिसिस की होती थी, वो इलेक्ट्रोडायलिसिस कुछ मिनटों में कर सकता है। पर ये तभी करेगा जब आपकी इम्प्यूरिटीज आयनिक हो। सपोज करो आपके सॉल्यूशन में शुगर ही शुगर है, तो फिर ये इलेक्ट्रोडायलिसिस और डायलिसिस में कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसकी स्पीड में। चलिए अगली मेथड अपन देखते हैं। एक और बात, आप अगर परसिस्टेंट डायलिसिस कराते हैं, लंबे टाइम तक डायलिसिस कराते हैं, तो लंबे टाइम तक डायलिसिस कराने पर जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उसमें सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ हैं जितनी भी है वो सब क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। मतलब आफ्टर परसिस्टेंट डायलिसिस देयर विल बी नो चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, ऑन द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब कोई चार्ज नहीं होगा तो कोलाइडल पार्टिकल पहले जो चार्ज थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, लेकिन अब कोई चार्ज नहीं होंगे उनके ऊपर जो चार्ज जिन आयनिक इम्प्यूरिटीज़ के कारण था वो सॉल्यूशन से बाहर जा चुकी हैं। तो अब ये कोई चार्ज नहीं है तो आपस में सेटल डाउन हो सकते हैं, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल कोएगुलेट हो जाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कोएगुलेट हो जाएगा। तो ये सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बेसिकली परसिस्टेंट डायलिसिस कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज को सेपरेट करने का भी एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सो डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस के बाद अगली मेथड है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, बेसिकली एक तरह का फिल्ट्रेशन ही, जैसे नाम में दिख रहा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत छोटी साइज के पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। जो फिल्टर यूज होते हैं इस प्रोसेस में वो अल्ट्राफिल्टर होते हैं। देन सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बेसिकली सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज अल्ट्राफिल्टर को क्रॉस कर जाती है और डिस्पर्शन मीडियम तो सॉल्वेंट है, डिस्पर्शन मीडियम है तो वो भी क्रॉस कर जाएगा। तो कोलाइडल पार्टिकल को डिस्पर्शन मीडियम और सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज दोनों से सेपरेट करते हैं अपन अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दिस इज डन बाय स्पेशली डिजाइन फिल्टर विच आर कॉल्ड अल्ट्राफिल्टर। अल्ट्राफिल्टर क्या होता है, अल्ट्राफिल्टर परमिएबल टू ऑल सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज होते हैं, परमिएबल टू ऑल सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज बट नॉट परमिएबल टू कोलाइडल पार्टिकल्स। वो सारी इम्प्यूरिटीज के लिए परमिएबल है जो घुल जाती हैं, और डिस्पर्शन मीडियम तो ऑब्वियसली उसमें से पास आउट हो ही जाएगा, पर उन कोलाइडल पार्टिकल्स के लिए परमिएबल नहीं जिनकी पार्टिकल साइज उनके पोर साइज से बड़ी। और जनरली कोलाइडल पार्टिकल की साइज चाहे कोई भी हो, अगर वो कोलाइडल पार्टिकल है तो वो अल्ट्राफिल्टर को क्रॉस नहीं करता। आइए देखते हैं अल्ट्राफिल्टर बनाते कैसे। अल्ट्राफिल्टर पर नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर आप देखें, जो अपन लेबोरेटरी गेट नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है वो इस तरह का होता है। ये नॉर्मल फिल्टर पेपर की पोर साइज, सपोज करो ये उसके मैश हैं, ये उसके पोर हैं। कोलाइडल पार्टिकल की साइज AC है तो कोलाइडल पार्टिकल इसमें से पास आउट हो जाएंगे। अगर आप इस नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करने का ट्राई करते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल इसमें से पास आउट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, ये जिस तरह से आपने देखा हो अपन घर पे रोटी बनाते टाइम रोटी को आटे में सान लेते हैं और फिर बेलते हैं, उसी तरह से इस फिल्टर पेपर को एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं कोलॉइडॉन। कोलॉइडॉन बेसिकली वैसा सेमी सॉलिड टाइप का कोलॉइडॉन होता है। कोलॉइडॉन होता है क्या, 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहल ईथर। अल्कोहल और ईथर में नाइट्रोसेल्यूलोज 4% डाला जाता है, तब जो सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं अपन कोलॉइडॉन। तो ये जो कोलॉइडॉन में अपन इसको बोलते हैं इम्प्रेगनेटिंग, कोलॉइडॉन से इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को अपन इम्प्रेगनेट कर देते हैं। तो जब आप, क्योंकि नाइट्रोसेल्यूलोज एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, सेल्यूलोज मालूम ही आपको, सेल्यूलोज मैक्रोमोलिक्यूल है, उसका नाइट्रेशन कराते हैं तो अपने को मिलता है नाइट्रोसेल्यूलोज। तो ऑब्वियसली सेल्यूलोज जितना बड़ा उतनी बड़ा नाइट्रोसेल्यूलोज का पार्टिकल भी है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज इस फिल्टर पेपर पर इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे पहले जो पोर साइज इतनी बड़ी हुआ करती थी, अब वो ये स्पेस इसका डेड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोसेल्यूलोज आ चुका है, ये स्पेस डेड हो गया है। यहाँ की बात करें तो ये स्पेस डेड हो गया, इसमें से कोई पार्टिकल अब
क्रॉस नहीं होने देगा। तो ये बचा स्पेस इतना ही है, ये वाला। तो पोर साइज आप देख रहे हैं छोटी हो गई है, तो पोर साइज छोटी हो गई, तो अब इनमें से कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते, कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकते। पर इस अल्ट्रा फिल्टर को इतना मजबूत तो होना चाहिए कि ये उस कोलाइडल सॉल्यूशन का छानते टाइम उसका प्रेशर चल सके। जैसे अपन चाय की छन्नी से छन्नी देखते हैं, अगर आप सपोज करो पेपर के फिल्टर से चाय छाने तो छनेगी क्या? नहीं छनेगी। मान लो फिल्टर पेपर पानी में सॉल्युबल नहीं है, घुलता नहीं है पानी में, या पानी के कारण वो टूटता नहीं है, तो अगर आप चाय नहीं छनेगी और थोड़ा सा उसको ऐसा झटका देंगे, शॉक देंगे, तो वो फिल्टर पेपर फट सकता है। तो इसीलिए वो फिल्टर पेपर शुड बी सफिशिएंटली रिजिड टू टॉलरेट दैट प्रेशर। तो इसलिए अपन इसको फिल्टर पेपर की हार्डनिंग करते हैं फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से हार्डनिंग करते हैं, फिर हार्ड होने के बाद इसकी सब्सिक्वेंट ड्राइंग करते हैं, इसको सुखा लेते हैं। अब इसके बाद अपन इससे फिल्टर कैसे करेंगे? आप ये देख रहे हो नीचे एक फनल दिख रही है आपको, उस फनल में, ये फनल है, इसमें एक बुकनर फनल बोलते हैं इस फिल्टर, उसमें मान लो अपन ने इस फिल्टर पेपर को बिछा दिया और उसमें आपने कोलाइडल सॉल्यूशन पोर कर दिया। तो जिस तरह से नॉर्मल फिल्टरिंग असेंबली होती है उस तरह से आप देखेंगे कोलाइडल पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, जबकि डिस्पर्शन मीडियम और जितनी इम्प्योरिटीज थी वो सब नीचे पास आउट हो जाती है, इसमें नीचे आ जाती है। अब ये प्रोसेस भी बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप अपन करने के लिए या तो इसमें नीचे सक्शन लगा दें, अपन इसमें नेगेटिव प्रेशर लगा दें नीचे की साइड से, या फिर ऊपर की साइड से पॉजिटिव प्रेशर लगा दें। तो पॉजिटिव प्रेशर लगाने के दौरान ऐसा नहीं हो कि प्रेशर से फिल्टर पेपर ही टूट जाए, इसीलिए हार्डनिंग की जरूरत पड़ती है। दैट फिल्टर पेपर शुड बी सफिशिएंटली रिजिड और हार्ड, तो ये प्रेशर को झेल सके। तो इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रॉपर्टीज। तो ये बेसिकली 3 मेथड है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस, किनको कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन में देखी है क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मैं इनको फिर से आपको रिवाइज बता देता हूँ कौन कौन सी है। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। दीज 4 आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विच वी स्टडीड अर्लियर। अब यहाँ पर इनका क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन की। देखिए क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, आप जैसे ट्रू सॉल्यूशन आपने देखे, ट्रू सॉल्यूशन जो अपन ने फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ा, उनमें पार्टिकल साइज बेसिकली या तो आयनिक होती है, मॉलिक्यूल उतने छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं आयंस और उनके मॉलिक्यूल के मुकाबले। ये अपन देख चुके हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, माइसेल्स, एग्रीगेट और एसोसिएटेड कोलाइड, ये सब पढ़े हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मिल के एक पार्टिकल बनाते हैं। तो अब आप देखेंगे सेम मास का सब्सटेंस अगर अपन ने पानी में घोला और उसका ट्रू सॉल्यूशन बनाया और उसी सेम मास का सब्सटेंस किसी दूसरे सॉल्वेंट में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, तो अपन देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की नंबर कम होगी, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जुड़ के एक पार्टिकल बना है। इफेक्टिव पार्टिकल्स की नंबर सॉल्यूशन में क्या होने वाली है, कम। और अगर पार्टिकल्स की नंबर कम होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी क्या होंगी, इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में क्या देखने को मिलती है, कम, बिकॉज ये एग्रीगेट होते हैं, इनके पार्टिकल की साइज़ बड़ी है। तो ये चारों की चारों वैल्यूज उनमें लो मिलेगी इनमें कोलाइडल सॉल्यूशन। अगली प्रॉपर्टी है कोलाइडल सॉल्यूशन की टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट, इसका नाम ऐसा क्यों है टिंडाल का? टिंडाल इफेक्ट बेसिकली सबसे पहले फेराडे ने इसको ऑब्जर्व किया था, माइकल फेराडे ने, उसके बाद लेटर डिटेल में जो स्टडी किया उसने टिंडाल ने किया, इसीलिए इसका नाम है टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि प्रपोज उसी ने किया टिंडाल। अब होता क्या है, ये टिंडाल इफेक्ट अपन अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, अभी मैं बताऊँगा आपको कहाँ देखते हैं। सपोज कीजिए एक पॉट है जिसमें आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भरा है, इस पॉट में आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में अपन ने जैसे ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, इस कोलाइडल सॉल्यूशन इस साइड से अपन ने इसमें एक लाइट का सोर्स लिया, लाइट आपने इंसिडेंट करवाई। अब लाइट जब आपने इंसिडेंट करवाई, तो कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट जनरली यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक दैट हैज़ ए सिंगल वेवलेंथ, इसका मतलब ये विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वी कैन ऑब्जर्व टिंडाल इफेक्ट वेरी क्लियरली। अगर आप पॉलीक्रोमेटिक या लाइट यूज़ करेंगे, सनलाइट यूज़ करेंगे, तो आपको टिंडाल इफेक्ट इतना अच्छे से नहीं दिखता। तो अपन ने कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स लिया, वो कौन सा लेंगे वो डिपेंड करता है आपके पार्टिकल साइज़ के ऊपर, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये इस सोर्स को अपने को ऐसे रखना है यहाँ पर,
ये लाइट का सोर्स है आपका, ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंट ग्लास पॉट में भरा हुआ। अब आप जब इस लाइट सोर्स को इस पर इंसिडेंट करवाते हैं, लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, तो आपको ऑब्जर्व करना है इसके राइट एंगल। राइट एंगल मतलब इंसिडेंस ऑफ लाइट जो हो रही है उसके राइट एंगल। इसका मतलब अगर लाइट इंसिडेंट इस डायरेक्शन से हो रही है तो आप इसको ऊपर से देख सकते हैं, आप नीचे से देख सकते हैं, आप सामने से देख सकते हैं, आप पीछे से देख सकते हैं। आप किन दो डायरेक्शन में नहीं देख सकते, आप अलॉन्ग द इंसिडेंस ऑफ लाइट नहीं देख सकते, क्योंकि आपको उस टाइम टिंडाल इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। तो क्या होगा जब आप इसको राइट एंगल देखेंगे, आप ऊपर से देखेंगे, नीचे से, दाएँ से, इस साइड से देखेंगे, तो आपको पार्टिकल्स ब्राइट स्टार जैसे चमकते हुए दिखेंगे। एक मोबाइल पार्टिकल घूमते हुए, चमकीले पार्टिकल घूमते हुए दिखेंगे। तो ये चमकीले जो पार्टिकल घूमते हुए दिखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल पर जब लाइट पड़ती है तो बहुत सारे ब्राइट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। तो एक इल्यूमिनेटेड एरिया दिखता है आपको वहाँ पर। उस इल्यूमिनेटेड एरिया को अपन बोलते हैं टिंडाल कोन। टिंडाल कोन। और ये टिंडाल कोन अपन जनरली देखते हैं, आपने देखा होगा अगर जिनके मकान होते हैं पुराने या कवेलू के मकान में, अगर कोई एक छेद है तो उस छेद से लाइट आती रहती है, तो अपन देखते हैं उस जो लाइट्स आ रही है छेद में से, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल घूमते हुए दिखते हैं। तो वो जो पार्टिकल है वो बेसिकली उनकी साइज़ कोलाइडल रेंज में है। जब वो लाइट आप राइट एंगल से देखेंगे तभी दिखेगा, मतलब आप जब उसको, जैसे ये बीम आ रहा है आपका लाइट का, ये आपका बीम आ रहा है, तो आप इधर से देखेंगे तो दिखेगा। अगर आप उस उजाले की सोर्स में आपकी आँखों को कर लेंगे तो आपको वो लाइट नहीं दिखती, वो पार्टिकल नहीं दिखते, आपको लगता है गायब से हुआ है पार्टिकल, पर ऐसा नहीं हो, गायब नहीं होते, वो वहीं हैं, पर वो आपको अब नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो जो लाइट स्कैटर कर रहे हैं वो बेसिकली राइट एंगल डायरेक्शन में करते हैं। यहाँ पार्टिकल घूम रहे थे, लाइट इधर से आ रही है, तो राइट एंगल डायरेक्शन ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। आप यहाँ से देखेंगे, वहाँ से देखेंगे, आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे तो आपको दिखेंगे, लेकिन आप अलॉन्ग दी डायरेक्शन देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो दिस इज बिकॉज टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं। अब स्कैटरिंग आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में क्या होती है। तो ये एरिया जो इल्यूमिनेटेड दिखता है इसको अपन बोलते हैं टिंडाल कोन, और इसका नाम टिंडाल इसलिए बिकॉज सबको डिटेल में इसको टिंडाल ने स्टडी किया। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसके लिए पहली कंडीशन है कि जो आप वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं लाइट की, वो आपका जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल हैं, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं, और वो जो वेवलेंथ है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जैसे अगर ये पार्टिकल है और आपने वेवलेंथ बहुत बड़ी ली, तो बड़ी वेवलेंथ से लाइट स्कैटर ही, बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट को ये पार्टिकल स्कैटर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने इस वेवलेंथ को छोटा कर लिया, इस वेवलेंथ को आपने छोटा कर लिया, तब ये लाइट इससे टकराएगी और फिर इधर उधर स्कैटर हो जाएगी। तो इसको इसीलिए ये पार्टिकल इल्यूमिनेटेड दिखता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल मतलब कंडीशन है। अगर आपका डायमीटर और जो वेवलेंथ आप लाइट की यूज़ कर रहे हैं वो अगर आपकी सेम ऑर्डर में नहीं है तो आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पार्टिकल की साइज है बेसिकली। मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसी लाइट्स हैं जैसे लेज़र लाइट जिनको बोलते हैं लेज़र लाइट, द पाथवे ऑफ लेज़र लाइट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। लाइट जो लेज़र लाइट होती है, अगर लेज़र टॉर्च होती है जो टी मार्केट में होती है 30-40 रुपये में, उन लेज़र लाइट को अगर आप जलाएं तो आप देखेंगे वो सामने दीवार पर स्पॉट दिखता है, बस स्पॉट ही दिखता है, बीच में उसका पाथ नहीं दिखता। जैसे नॉर्मल टार्च को आप देखेंगे तो आपको नॉर्मल टार्च आप चलाते हो तो एक बीम का बीम दिखता है, और बीम का बीम दिखने का कारण नॉर्मल टार्च के केस में ये टिंडाल इफेक्ट ही है। आप देखना टॉर्च चला के, अभी घर में टॉर्च है आपके पास तो भी चला के देखो, आप जैसे ही टॉर्च चलाएंगे तो आपको बहुत सारे पार्टिकल अंधेरा करके, तो टॉर्च आपने ऐसी टॉर्च चलाई तो आप यहाँ से देखना बहुत सारे पार्टिकल घूमते हुए देखते हैं, दैट इज टिंडाल इफेक्ट। लेकिन आप लेज़र लाइट आप चलाएंगे तो लेज़र लाइट में आपको ऐसे कोई पार्टिकल घूमते हुए नहीं दिखते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि लाल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। जो आप नॉर्मल लाइट यूज़ करते हैं, आप जो वाइट लाइट यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ कम है, जबकि रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो पार्टिकल लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, इसीलिए रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है, और इसीलिए रेड जो डेंजर सिग्नल है वो रेड लाइट के बनाए जाते हैं। और उसी कारण से अपन जो लेज़र होती है, रेड लाइट वाली लेज़र या ब्लू लाइट वाली लेज़र, इनकी ग्रीन लाइट वाली लेज़र, इनके पाथ को अपन प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, पाथ नहीं दिखता अपने को सिर्फ उसका स्पॉट दिखता है। तो ये हुआ उनका बेसिक, ये डायमीटर का क्या रोल है उसकी टिंडाल इफेक्ट में। अगली कंडीशन है रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डीपी एंड डीएम शुड डिफर ग्रेटली।
डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा अंतर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कांच का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया, कांच मतलब छोटे छोटे कांच के बारीक बारीक पार्टिकल आपने पानी में डाल दिए। अब कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2 और वो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज़्यादा है 1.5 और इसका है 1.33 समथिंग। तो जब आपने ये जादू भी सुना होगा, एक जादूगर कांच के भरे हुए गिलास को जब कांच के गिलास को जब पानी में डालता है तो ग्लास गेट डिसअपियर, गिलास गायब हो जाता है। तो बेसिकली गायब नहीं होता, ये ऐसा होता है जैसे अगर सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीज़ों को आप मिलाते हैं तो वो विजिबल नहीं होती। जैसे आप पानी में पानी डाल रहे हो वैसे ही लगता है, पानी में जब आप पानी डालते हो आपको पता चलता है कि वो पानी कहाँ गया, वैसे ही उस ग्लास को जब आप पानी में डालेंगे तो वो ग्लास आपको विजिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। तो क्योंकि पानी और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस सेम और पतला ग्लास, काफ़ी पतला ग्लास है। जैसे एक बल्ब है, बल्ब आप जो पहले लट्टू जिसको अपन बोलते हैं 100 वाट का बल्ब, उसको फोड़ना, उसमें पानी डालना और उसको ग्लास में, उसको एक कांच के बर्तन में, भरे हुए बर्तन में आप उसको डाल देना तो पता ही नहीं चलेगा कि अंदर ग्लास में उसमें बल्ब रखा हुआ। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लासेस एंड ग्लास एंड वाटर आर सेम। तो यही कंडीशन है। अगर आपको ये टिंडाल इफेक्ट देखना है तो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा अंतर होना चाहिए। सिमिलर मतलब इतना अंतर भी नहीं चलेगा, ज़्यादा अंतर होना चाहिए। That should differ greatly। ठीक है, ये हो गया आपका टिंडाल इफेक्ट। तो ये बेसिक कंडीशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आपके दो कंडीशन कौन सी है? द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ डीपी एंड डीएम शुड डिफर ग्रेटली। अगला आता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा मतलब दिस इज नॉट प्रॉपर्टी, दिस इज अ टॉपिक अंडर द टिंडाल इफेक्ट। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेसिकली टिंडाल इफेक्ट पर ही बेस्ड है। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? वही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा है, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर की आँख आपको दिख रही है वहाँ पर आँख की बजाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाते हैं। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बेसिकली अपन यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन में डिस्टिंग्विश करने के लिए अपन कि ये कौन सा सॉल्यूशन कोलाइडल है कि नहीं है, इसको देखने के लिए अपन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हम जब देखते हैं पार्टिकल को तो पार्टिकल इसे चमकीले सितारे जैसे दिखते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन को आपने देखा और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं तो ब्राइट स्टार्स जैसे चमकते हुए दिखेंगे आपको, तो आप समझ जाइए कि ये सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप ये बोल दीजिए कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल हो ही नहीं सकता। अब बेसिकली ऐसा ब्राइट स्टार जैसा दिखता क्यों है? ब्राइट स्टार जैसा दिखने का कारण इसका ये जो लाइट स्कैटर करता है, वो जो इल्यूमिनेटेड एरिया है, लाइट जो स्कैटर कर रहा है, एक पार्टिकल लाइट जो स्कैटर कर रहा है वो आपको एक लाइट दिखती है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कोई सितारा चमक रहा है। तो इसका मतलब इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से सिर्फ आप पार्टिकल की प्रेजेंस या एब्सेंस को चेक कर सकते हैं, वेदर द पार्टिकल इज कोलाइडल पार्टिकल और नॉट। पर इससे आप उसकी साइज़ और शेप को पता नहीं कर सकते। मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में आप देख के ये नहीं बता सकते कि कोई पार्टिकल की साइज़ इतनी है, मतलब उसके जो इल्यूमिनेटेड एरिया आप सोचो कि यार ये इतना बड़े एरिया में चमक रहा है इसलिए ये इतनी साइज़ होगी, नहीं। क्योंकि आप एक्चुअली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में पार्टिकल को नहीं देखते, आप उसके द्वारा स्कैटर्ड लाइट को देखते हैं। जो पार्टिकल लाइट स्कैटर कर रहा है आप उसको देख रहे हैं, ना कि एक्चुअल पार्टिकल को। इसीलिए we cannot predict the size and shape of particle with the help colloidal particle with the help of ultra microscope। तो ये नेक्स्ट देखते हैं qualitative, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट है कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? मतलब बेसिकली जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन को देखेंगे तो वो किस कलर का दिखता है, दैट इज कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो ये जैसे आप पार्टिकल साइज, डिस्पर्स फेस की डिस्पर्स फेस की पार्टिकल साइज क्या है। दूसरा, कौन सी वेवलेंथ की लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसको देखने के लिए। तीसरा, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, वेदर ट्रांसमिटेड लाइट, आप ट्रांसमिटेड लाइट देख रहे हैं या आप स्कैटर्ड या रिफ्लेक्टेड लाइट देख रहे हैं। मतलब जैसे अपन ने यहाँ पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर आपने यहाँ से सोर्स दिया लाइट का, लाइट यहाँ से इंसिडेंस करवाई तो आप उस डायरेक्शन से देख रहे हैं या राइट एंगल से देख रहे हैं। राइट एंगल डायरेक्शन में आपको सभी राइट एंगल डायरेक्शन में स्कैटर्ड लाइट मिलेगी और ठीक इंसिडेंस के अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये मिल्क का सॉल्यूशन है, मिल्क और पानी का मिक्सचर है। मिल्क और पानी का मिक्सचर इमल्शन होता है और इमल्शन बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है, अपन देखे हैं। तो अब मिल्क को आपने डाइल्यूट कर दिया, आपने वाटर भी ऐड कर दिया और आप उसको जब वाइट लाइट इंसिडेंस उस पर करवाते तो आपको दो तरह के लाइट के कंपोनेंट मिलेंगे। एक तो जो इंसिडेंस के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगी वो ट्रांसमिटेड लाइट होती है, और
जो इस डायरेक्शन में मिलेगी वो आपको स्कैटर्ड लाइट होती है। ट्रांसमिटेड लाइट जब आप मिल्की के सॉल्यूशन से देखते हैं तो वो बेसिकली रेड होती है कलर, उसका जो कलर होता है वो होता है रेड, जबकि आप स्कैटर्ड लाइट से आप देखते हैं तो ब्लू। मतलब आप मिल्की के सॉल्यूशन, ये मिल्की का सॉल्यूशन है, आपको आप टॉर्च इधर से लगा रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो आप जब आप देखेंगे इसको तो आपको ये ब्लू दिखेगा, लेकिन मैं इसको चेंज कर दूँ तो यही मिल्की का सॉल्यूशन आप जब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, रेड। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल से व्यू कर रहे हैं और पार्टिकल साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये सब पे डिपेंड करता है। जैसे फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट रेड होता है कलर में, फाइनेस्ट गोल्ड सॉल्ट रेड होता है कलर में, और जैसे जैसे इसकी पार्टिकल साइज बढ़ती जाती है तो स्टार्टिंग में पार्टिकल साइज बढ़ेंगे तो पर्पल होगा, फिर और साइज बढ़ाएंगे तो ब्लू होगा, और जब ज़्यादा और साइज बढ़ाएंगे तो ये फाइनली गोल्ड दिखने लगता है। तो इस तरह से पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है, कौन सी वेवलेंथ आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और कौन से एंगल से आप देख रहे हो उस पर कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर डिपेंड करता है। दूध को तो आपने देखा भी होगा, पतला दूध अलग ही कलर का दिखता है, ऑफ वाइट या ब्लू टिंट आ जाती है उसमें दूध में, तो ब्लू टिंट आ रही है, इसका मतलब आप जब दूध को ऑब्जर्व करते हैं तो बेसिकली वी ऑब्जर्व विद दी फ्रॉम दी स्कैटर्ड लाइट, अपन स्कैटर्ड लाइट से ऑब्जर्व करते हैं उसको। तो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बाद अगला प्रॉपर्टी इसकी है वो है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होती है, जब आप एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप वो टिंडाल इफेक्ट वाला, पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में जब आप कोलाइडल पार्टिकल्स को देखते हैं तो वो कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन करते हैं। जिगजैग मोशन मतलब ये पार्टिकल चला, ये कहीं ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ये दिस इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। तो कंटिन्यूसली जिगजैग मोशन करते हैं, तो इस जिगजैग मोशन को ही बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसको रॉबर्ट ब्राउनी ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब ये होता है क्यों है, जिगजैग मोशन जो होती है, क्यों पार्टिकल स्ट्रेट नहीं चलता, क्योंकि पार्टिकल चलना तो स्ट्रेट चाहता है, लेकिन उससे कोई दूसरा कोलाइडल पार्टिकल टकरा जाता है तो उसका पाथवे चेंज हो जाता है, पाथवे चेंज होता है, फिर यहाँ तक आता है सीधा, और फिर किसी दूसरे पार्टिकल से टकरा जाता है, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाती है, फिर यहाँ तक आता है, फिर दूसरे पार्टिकल से टकरा जाता है, फिर डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कंटिन्यूसली उसकी कोलिजन होते रहते हैं दूसरे सराउंडिंग पार्टिकल से, और उसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन रैंडम होती है। ब्राउनियन मोशन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, व्हाटएवर यू ड्रॉ रैंडमली ऑन द बोर्ड दिस कैन इंडिकेट ब्राउनियन मोशन, पर ये कर्व नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन में होती है। दूसरा ब्राउनियन मोशन, ये पता है अगर पार्टिकल की साइज छोटी होगी तो फास्टर होगी, और विस्कोसिटी पार्ट मीडियम की, डिस्पर्शन मीडियम जितना पतला या विस्कोसिटी जितनी उसकी कम होगी उतना ही ब्राउनियन मोशन फास्टर होगी। फॉर फास्टर ब्राउनियन मोशन साइज शुड बी लोअर एंड विस्कोसिटी शुड बी, साइज शुड बी स्मॉलर एंड विस्कोसिटी शुड बी लोअर लेसर। अब ऐसा क्यों, ब्राउनियन मोशन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हुई, पार्टिकल में बम्बार्टमेंट हुई तो एनर्जी कहाँ से हुई, तो ये बेसिक दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्टमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीएम। अनबैलेंस बम्बार्टमेंट होती है डीएम के मॉलिक्यूल की, किस पर, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पर। डिस्पर्शन मीडियम के जो मॉलिक्यूल है वो अनबैलेंस बम्बार्टमेंट करते हैं किस पर, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पर। तो इस पार्टिकल के कारण ये ब्राउनियन मोशन स्टार्ट होती है, और फिर क्योंकि कोलिजन टोटली इलास्टिक होता है, एनर्जी इसमें वो नहीं होती लॉस, इसलिए कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 11th क्लास में आपने देखा। दूसरा, इट हैज़ स्टीयरिंग इफेक्ट। स्टीयरिंग इफेक्ट मतलब जैसे आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो सेटल हो गया, आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप उसको स्टीयर करेंगे, आप अपन स्टीयर की मदद से उसको स्टीयर करते हैं, तो इसी ब्राउनियन मोशन का इटसेल्फ एक स्टीयरिंग इफेक्ट होता है विच स्टेबिलाइज द कोलाइडल सॉल्यूशन, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्टेबिलाइज हो जाते हैं। तो एक तरीके से ब्राउनियन मोशन इज फेवरेबल फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि स्टेबिलिटी एस्पेक्ट से देखें तो ब्राउनियन मोशन बहुत जरूरी है। अगर ब्राउनियन मोशन सीज हो गई तो कोलाइडल सॉल्यूशन सेटल डाउन हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे चार्ज ऑन दी कोलाइडल सॉल्यूशन। आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फेयर कॉपी में नोट करते रहें, और नोट करके मुझे उसके फ़ोटोग्राफ भेजें एज ए होमवर्क। थैंक यू।